हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। और ये जो कंटेंट हम आपको तैयारी करवाते हैं वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, सेंट्रल लेवल टेट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम है, जैसे कि सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आर टेट, ये सारे जो स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि एनवीएस, केवीएस, DSSS एग्ज़ाम, इसमें भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है ईवीएस, मतलब पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी, सीटेट पेपर 1। उसके क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। बिना समय गंवाए तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, आपकी एजुकेटर, आपकी मेंटर। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया हुआ था। और एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं सीटेट पेपर 1 का जो ईवीएस सब्जेक्ट है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ टैपियोका प्लांट इज डैश एंड दिस इज ग्रोन अबंडेंटली इन डैश ए बी रिस्पेक्टिवली। अब ये बोल रहे टैपियोका जो प्लांट होता है मतलब साबूदाना। क्या होता है? साबूदाना। आपको पता है, आप सभी यूज़ करते होंगे, खाते होंगे, चाहे टिक्की के फॉर्म में हो, पोहा या फिर खीर, है ना। तो जो साबूदाना होता है उसे हम टैपियोका कहते हैं। ठीक है। जो इसका जो प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है और किस चीज़ से बनता है, ये पूछ रहा है। टैपियोका यानी कसावा, जिसे हम कसावा के नाम से भी जानते हैं, पौधे का खाने योग्य हिस्सा, जो साबूदाना जो बनता है, ठीक है, वो किस हिस्से से बनता है, कौन से हिस्से से बनता है और कहाँ प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है लीफ, मेघालय, नहीं, ये नहीं होगा। स्टेम, कश्मीर, ये भी नहीं होगा। रूट, केरला, हाँ ये सही है। फ्लावर और तमिलनाडु, नहीं। देखिए साबूदाना जो होता है ना, जिसे हम कसावा कहते हैं, टैपियोका कहते हैं, वो जो रूट होता है, ठीक है, रूट होता है। शकरकंदी आपने देखा है किस तरह से होता है, तो इस तरह से जो रूट होता है ना शकरकंदी का, उसी तरह से वो होता है गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का, ठीक है, टैपियोका, जिसे हम कसावा भी कहते हैं। जनरली ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अगर बात की जाए तो केरला में इसकी कल्टीवेशन होती है, उपज होती है। इसके रूट से ये जो टैपियोका है ना उसे बनाया जाता है, जिसे हम साबूदाना के नाम से जानते हैं और जिसे हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो खीर बनाए, उसके बहुत आइटम बनते हैं साबूदाना के, पोहा हो, टिक्की हो, खीर हो, है ना, आप सभी जानते होंगे साबूदाना। तो ये जो साबूदाना है उसे ही हम टैपियोका कहते हैं, जो कि ये पौधे से निकलता है, ठीक है। और उसका जो रूट होता है, मतलब जड़ होता है, इस शेप में, इस तरह के शेप में, जैसे कि ये प्लांट है उसका, ठीक है, ऊपर पत्तियां होती है और ये जो इस तरह से उसका रूट होता है। ये जो रूट आप देख रहे हैं यही है आपका टैपियोका। इसी से ही निकलता है जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसका जो मांड निकलता है ना, स्टार्ची जो लिक्विडी जो पदार्थ होता है, जो स्टार्ची होता है, मांड जिसे हम कह सकते हैं, वही इस रूट से निकाला जाता है, जिसे कसावा कहते हैं या टैपियोका कहते हैं, और उससे फिर साबूदाना बनाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है इंडिया में? केरला में। तो आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, जड़ और केरल, ठीक है। मतलब कौन सा हिस्से से कसावा निकाला जाता है? जड़ से। और कहाँ प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है? तो है केरल। तो आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अनीमिया, डैश एंड डैश आर रिच सोर्सेज ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली। डैश की कमी, रिक्त स्थान की कमी से रक्त अल्पता यानी अनीमिया, अनीमिया जिसे हम खून की कमी कहते हैं, वो हो जाता है। और खालिस्तान तथा खालिस्तान जो है वो उत्तम स्रोत हैं, ठीक है। तो ये बताना है आपको। अनीमिया आप सभी को पता है, जब आपको
आपका जो ब्लड की जो कमी हो जाती है आपके शरीर में, तो खून की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और मतलब उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है ना। और ये जो अनीमिया है, ब्लड है, उसको कौन पूरा करता है? आयरन रिच आइटम, ठीक है। और यही पूछा गया है कि किसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, तो आप सभी को पता है आयरन की कमी से होती है। लेकिन कौन से खाने में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, अब हमें ऑप्शन में निकालना है। तो देखिए ये कैल्शियम वाला तो हट जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है अनीमिया की जो कमी होती है, रक्त अल्पता होती है, वो आयरन से होती है। तो जहाँ जहाँ कैल्शियम दिया है, एलिमिनेशन ऑप्शन से आप हटा देंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप एलिमिनेशन ऑप्शन से अगर हटाएंगे ना, तो आपका आंसर वैसे ही निकल आएगा। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ऑप्शन को बढ़िया से देखना है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, ठीक है। और ये जो दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो रिपीटेड है, हर साल रिपीट होते हैं। क्यों नहीं रिपीट होंगे? कारण ये है कि सिलेबस जो है स्पेसिफाइड है, सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं है सीटेट का, लेकिन टॉपिक जो है वही है, पैटर्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में हो, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हो, स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में हो, या क्वेश्चन के फॉर्म में हो, या ऑप्शन के फॉर्म में हो, MCQ के फॉर्म में हो, ठीक है। तो आप सभी को पता है अनीमिया की कमी आयरन से होती है, लेकिन कौन से खाने में होता है? तो ये कैल्शियम वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बचे ये दो। अब हमें पता है कि आयरन रिच खाना क्या होता है? पालक और खजूर, इसमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मिल्क और एग दिया है, तो मिल्क और एग में तो प्रोटीन होता है भाई, ठीक है, आयरन तो होता नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है बच्चों को, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें पता है पालक और जो खजूर होता है बेस्ट सोर्स होता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका आयरन का, ठीक है, लोह का। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, लोहा, आयरन और पालक और खजूर में पाया जाता है। थर्ड आंसर आपका सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डायरेक्शन वाला दिया हुआ है, डायरेक्शन है, पॉलिटिकल मतलब क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड, रिवर है, जगह है, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस में। मैंने पहले भी बताया था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड या फिर मैप से रिलेटेड, रिवर के बारे में, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ये सब के बारे में बहुत पूछा जाता है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, डायरेक्शन, जिसमें कौन से रिवर आते हैं। आइए देखते हैं। Anjali traveled from New Delhi to Tiruvananthapuram in a train. Which of the following river will she be crossing during her train journey? अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन किन नदियों से गुजरेगी? अब आपको पता है दिल्ली जो है ना, कहाँ है? नॉर्थ। और तिरुवनंतपुरम कहाँ आ जाता है? साउथ में। साउथ में कहाँ? केरल में। तो केरल यहाँ नीचे आ गया। अब जब दिल्ली से वो नीचे साउथ की ओर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में एमपी आएगा। दिल्ली से एमपी पहले जाएगा, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, है ना, यही होगा ना, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अगर आप मैप देखते हैं तो फिर कर्नाटक के बाद वो केरल आएगा, ठीक है। केरल के अंतर्गत आता है तिरुवनंतपुरम, इस तरह से वो आएंगे। अब यहाँ से जब वो ऐसे आ रहे हैं डायरेक्शन, तो कौन कौन सी नदी आएगी? तो सबसे पहली बात एमपी में आप देखेंगे कौन सी नदी होती? सबसे फेमस नदी नर्मदा। अब नर्मदा जहाँ जहाँ है उसे हम नर्मदा और महानदी होती है, ठीक है। तो महानदी जो है वो तो शेयर करता है छत्तीसगढ़, सॉरी महानदी नहीं, नर्मदा नदी जो आएगी वो एमपी में आती है, महाराष्ट्र में भी गुजरती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नर्मदा है उस ऑप्शन को हम देखेंगे, ठीक है। यमुना जो है वो ऊपर नॉर्थ से आती है, और नॉर्थ से ही ये इधर नीचे की ओर आ रहे हैं, एमपी पहले आएंगे। तो जहाँ जहाँ यमुना है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 और 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यमुना ऊपर होती है, गंगा यमुना, ठीक है। तो जब वो नीचे दिल्ली से नीचे की ओर आ रहे हैं तो एमपी पहले पहुंचेंगे, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। अगर आप मैप देखेंगे पॉलिटिकल मैप तो उसमें यही दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ? केरल आएगा। तो पहले एमपी में, तो एमपी में कौन कौन सी नदी आते हैं आपको पता है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी नदी, नर्मदा नदी तो दिया है यहाँ पे ऑप्शन में। अगेन गंगा यमुना ऊपर नॉर्थ, है ना, उत्तराखंड और ये जो जितने यूपी एरिया हैं इधर आ जाते हैं नॉर्थ साइड में, नॉर्थ
सेंट्रल, ये सब में आ जाते हैं, तो गंगा भी नहीं होगा, यहाँ पे गंगा ऑप्शन दे दिया है। अब ये वाले जो नर्मदा, क्योंकि यमुना जहाँ जहाँ है उसको तो हम ऐसे ही हटा देंगे, गंगा यमुना ऊपर नॉर्थ से होता है और वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो अब देख ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आप देखेंगे। बचा हमारा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये यमुना वाला हमने वैसे ही हटा दिया था। थर्ड ऑप्शन में देखिए नर्मदा नदी, आपको पता है एमपी में बहती है नर्मदा नदी, उसके बाद एमपी से फिर वो ट्रेन बाय ट्रेन आ रहा है तो फिर महाराष्ट्र पहुंचेंगे, तो महाराष्ट्र में आती है आपकी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी आती है। उसके बाद आता है कर्नाटका, जो कि कृष्णा नदी आता है वहाँ पर, और इस तरह से वो यहाँ पहुँचेंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ये आपका सही हो जाएगा। इन नदियों को पार करते हुए वो केरल के तिरुवनंतपुरम में वो साउथ पहुँचेंगी। तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी हमारा सही ऑप्शन है। एलिमिनेशन ऑप्शन आप कैसे देख सकते हैं, यमुना नहीं होगा, गंगा यमुना ऊपर है और ऊपर से वो खुद नीचे आ रहे हैं, तो जहाँ यमुना और गंगा आ गया वो गलत हो गया। देखिए यमुना जहाँ पहले लिखा है वो हमने एलिमिनेट किया, अब बचा दो नर्मदा वाले, तो नर्मदा गोदावरी तो ठीक है, क्योंकि नर्मदा एमपी में है, गोदावरी जो है महाराष्ट्र वगैरह में आती है, और उसके बाद गंगा आ गई यहाँ पे, तो गंगा आ गई तो गलत हो गया, क्योंकि गंगा यमुना ऊपर नॉर्थ में बहती है और हम तो नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब अंजलि जो ट्रैवल करी वो नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पर बचा यमुना, सॉरी नर्मदा ऑप्शन, तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। नर्मदा जो है वो एमपी में है, कृष्णा जो है आपका कर्नाटका में आती है, और गोदावरी जो है वो आपके महाराष्ट्र से आती है, ठीक है, बहती है मतलब। तो आपका ये थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रो मेक नेस्ट ऑन अ ट्री यूजिंग पीसेस ऑफ वुड। क्रो क्या करती है, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपने घोंसले बनाती है, बट डैश विच डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट एंड ले एग इन क्रो नेस्ट। लेकिन खालिस्तान अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। तो ऐसा कौन करती है, कोयल। कोयल एक ऐसी बर्ड है जो क्या करती है, कौवे के नेस्ट में जाके, जब कौवा धीरे धीरे अपना नेस्ट बना लेता है, उस नेस्ट में उसके जो अंडे जब देती है, तो उस अंडे को कोयल जाके गिरा देती है उस कौवे के अंडे को, और अपने अंडे को वो रख देती है, ठीक है, क्योंकि कोयल होती है बहुत बड़ी आलसी और नेस्ट नहीं बनाती है। मेहनत करके बेचारा कौवा बनाता है अपना घोंसला और अंडों को देता है, और उस अंडे को फेंक के ये क्या करती है, अपने अंडों को दे देती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में है, प्रीवियस ईयर अगर आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं ईवीएस, तो वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ नंबर, इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश इट्स रोज वाटर एंड केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल एंड एक्स एंड वाई आर। मतलब खालिस्तान के जिले में, खालिस्तान में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने में तैयार किए जाते हैं। वो कौन सा जिला है, तो मधुबनी तो पेंटिंग है बिहार का, ठीक है, बिहार का जो मधुबनी जिला है वहाँ की पेंटिंग है, ये तो पेंटिंग है। यहाँ पे बोला है रोज वाटर, केवड़ा, इत्र, गुलाब जल। वर्ली जो है ये भी पेंटिंग है महाराष्ट्र की, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सोलन हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन से आप ये तीनों हटा दिया, आपका आंसर आपको खुद मिल गया, कन्नौज उत्तर प्रदेश। जो इत्र होता है या गुलाब जल होता है ना, ये कन्नौज उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, राज्य है, उसका जो कन्नौज है प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बनाया जाता है बड़ी मात्रा में गुलाब जल और इत्र, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड हो गया। आप देख सकते हैं ईवीएस बहुत ईजी है, फैक्चुअल रहता है क्वेश्चन। एलिमिनेशन मैथड से आप इसे बिना कंफ्यूज हुए बना सकते हैं, बस थोड़ा आपको पेशेंटली सॉल्व करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने के लिए तो क्वेश्चन वो बनाते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 नंबर, असर्शन बोल रहा है, मतलब कि असर्शन में बोल रहा है, अ बॉइल्ड एग पुट इन अ मग ऑफ वाटर सिंक वेयर एज इट फ्लोट व्हेन पुट इन सॉल्ट वाटर। रीजन बोल रहा है डेंसिटी ऑफ एग इंक्रीजेस इन बॉइलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाल दिया जाए तो ऊपर तैरता है।
तो कारण तर्क जो दिया है, अंडे को उबाले जाने पर उसकी घनत्व तो बढ़ जाती है। तो आप सभी को पता है कि अंडे को चाहे उबाल लें या नहीं उबाले, रॉ हो, उसका घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम होता है। लेकिन अगर आप अंडे को फ्रेश वाटर में डालते हैं तो सिंक हो जाता है, डूब जाता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है नॉर्मल वाटर में, ठीक है, नॉर्मल वाटर से, तो इसलिए वो क्या होती है, डूब जाती है। लेकिन वही अगर सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट वाटर जो है उसकी डेंसिटी हाई होती है अंडे से, तो अंडा उसमें क्या करता है, फ्लोट करता है। अंडे का जो वज़न है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है सॉल्ट वाटर में, क्योंकि सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हाई होती है अंडे से, तो इसलिए वो फ्लोट करता है। और फ्रेश वाटर की जो डेंसिटी है वो लाइटर होती है अंडे से, और अंडा उसमें इसलिए डूब जाता है। बॉइलिंग से उसका कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि गलत है। अंडे को उबालने से उसकी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होता है, वो सेम रहता है, उसके मास में कोई बदलाव नहीं होता है, वो एज इट इज होता है जैसे वो रॉ होता है, जब तक अंडा खराब या सड़ा ना हो, ठीक है। फ्रेश एग विदाउट बॉइलिंग और बॉइल्डिंग एग दोनों का मास सेम होता है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब यहाँ पे ये गलत है रीज़न, तो यहाँ पे दोनों ही सही है बोल रहा है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर देंगे। देखिए, बॉइल्ड एग अगर आप वाटर में डालते हैं, फ्रेश वाटर में, तो वो सिंक करेगा, ये बात सही है। और सॉल्ट वाटर में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि अंडे की डेंसिटी यहाँ पर कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। ये सही है असर्शन, रीज़न गलत है, क्योंकि बॉयल होने के बाद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। यस, ये आंसर आपका सही है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, दोनों तो गलत नहीं है, ये जो है असर्शन आपका सही है, रीज़न गलत है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, तीनों एलिमिनेट हो गए और थर्ड आंसर हमारा आ जाएगा सही, कि ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। Nowadays we see many wells which are completely dried up. What could be the main reason for this? Option A, people have started installing boring pump in the nearby area as well. The soil in the nearby area of the well are concretized. C, water from well is not used as it is contaminated. ठीक है, ऑप्शन दिया A, B, A, C, B और C। हिंदी में देख लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं, बात सही है। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या है? लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दी है, बात एकदम सही है। मोटर वगैरह की वजह से, बोरिंग की वजह से जो मशीन है वो पानी खींच लेता है, तो कुआं ड्राई हो जाता है। कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। हाँ, सीमेंट या कंक्रीट की वजह से ना क्या है, सॉइल है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब पानी गिरता है, बारिश का पानी वगैरह जो आता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि ऊपर की जो सतह है वो कंक्रीट की हो गई, सीमेंटेड हो गई है, जिसकी वजह से अंदर पानी सॉइल ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और कुएँ सूखने लगते हैं। ये भी बात सही है। कुएँ का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता, ऐसा नहीं है, कुएँ का पानी दूषित नहीं होता है, बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए और बी सही है, जिसमें भी ये ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ए और बी फर्स्ट में ही है, आंसर आपका ए और बी होगा, ठीक है। कि मतलब क्या है कि बोरिंग, पंप, मशीन, मोटर ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुएं का जो पानी है वो सूखने लगा है। उसके ऊपर जो सॉइल है, वहाँ के आसपास का जो सॉइल जो कि पानी को एब्जॉर्ब करती है ना, रेन वाटर वगैरह का, वो नहीं कर पाती है, क्योंकि आसपास उसके जो एरिया है उसको कॉन्क्रीटाइज कर दिया गया है, मतलब सीमेंट से सतह को भर देते हैं, है ना, रोड बना देते हैं, सीमेंट से भर देते हैं, इसकी वजह से वो सॉइल जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन ऑफ द कॉमन मेथड टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इन रेनी सीजन इज टू पुट केरोसिन ऑन स्टैग्नेंट वाटर। द रीजन इज फॉर दिस इज, देखिए, मच्छर को ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। क्या इसका कारण है? बात सही है ना। ठहरे हुए पानी में अगर आप मिट्टी का तेल डालते हैं तो मच्छरों का जो ब्रीडिंग है, मॉस्किटो ब्रीडिंग है, वो रोक सकते हैं हम। इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
केरोसिन कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मॉस्किटो, सही है। मॉस्किटो आर ट्रैप्ड इन केरोसिन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रैप्ड नहीं होते हैं। केरोसिन कंटेंट सब्सटेंस विच किल मॉस्किटो, ऐसा भी नहीं है। द स्मेल ऑफ केरोसिन रिपेल द मॉस्किटो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। जो लार्वा जो होते हैं ना पानी में, मॉस्किटो के जो अंडे लार्वा, वो क्या हो जाते हैं, उसमें मर जाते हैं जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। तो ये एकदम सही बात है। मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे तो फिर हम घर में डाल देते और मच्छर ही नहीं आता है ना केरोसिन ऑयल को। मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है, मतलब भगाती है, ये भी गलत है ना। आंसर हमारा फर्स्ट है। ऑक्सीजन सप्लाई जब बंद हो जाता है, लार्वा वगैरह जो इंक्रीज होना, ब्रीड होना है, वो बंद कर देते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से हम मच्छर को ब्रीड होने से मतलब रोक सकते हैं वाटर से। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैव कोस्ट लाइन ऑन बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है। कोस्ट लाइन जो है बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, उसके जो कोस्ट लाइन में कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, है ना। तो ये अगर आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, ड्राइंग को आप इग्नोर कीजिए। ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल हो गया ये। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आते हैं हमें वही देखना है। कोस्टल लाइन क्या होता है आपको पता है, सी वाला जो एरिया होता है समुद्री तट, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल बोला है फर्स्ट, तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल तो इधर आता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही ऑप्शन हट गया। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हाँ इसके कोस्टल एरिया आते हैं। आंध्र प्रदेश में भी आपका कोस्टल एरिया है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा और क्या बोल रहा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु नीचे। तो ये तीनों ही जो हैं बे ऑफ बंगाल के कोस्ट लाइन एरिया में आते हैं, तो ये सही है। पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा बोल रहे, तो कर्नाटका और गोवा तो इधर आ गया। ठीक है, पौंडीचेरी इधर है अगर तो एक ही है, दोनों जो है वो इस साइड में आते हैं, तो ये नहीं होगा, मतलब अरेबियन सी के साइड में आते हैं, तो ये हट जाएगा। दमन, पौंडीचेरी और तेलंगाना, तो तेलंगाना जो है वो एरिया तो उसका कोई एरिया कोस्टल लाइन शेयर नहीं करता है, वो लैंड एरिया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन से हट गया। और दमन दीव तो अलग आ जाते हैं, इधर तो आते नहीं हैं, ठीक है, अलग से। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं, मतलब कोस्टल लाइन है बे ऑफ बंगाल के, बंगाल की खाड़ी के। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देख लेते हैं लास्ट आज का क्वेश्चन। इन अ विलेज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो विलेज है, गांव है, वहाँ हाउसेज आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्स। हाउसेज किससे बने होते हैं, मोटी उनकी जो दीवारें होती हैं जो कि मड से प्लास्टर्ड होती है, मतलब मड उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, उसकी मोटी परत चढ़ाई जाती है। द रूफ ऑफ द हाउसेज आर मेड अप ऑफ थॉर्नी बुशेस, और उनका जो ऊपर का जो एरिया है, छपरी, मतलब जिसे रूफ कहते हैं, है ना, रूफ कहते हैं, वो थॉर्नी बुशेस से बनाई जाती है। और जो दीवारें होती हैं वो मड यानी मिट्टी के मोटी परत से उसे प्लास्टर किया जाता है। कौन सा वो रीज़न है, हिंदी में देख लेते हैं। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं, घर की दीवारें मोटी होती है और मिट्टी से पुती हुई होती है, मतलब मिट्टी का जो मड का बना होता है, ठीक है, मोटी लेयर से। इन घरों की जो छतें होती है कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार का गांव आमतौर कहाँ पाया जाता है, आप सभी को पता है, हॉट रीजन में ये पाया जाता है, मतलब डेजर्ट रीजन, ठीक है, राजस्थान वगैरह में। क्यों, कारण ये है कि ऊपर थॉर्नी जो मतलब यहाँ पे जो, क्योंकि कटीले जो थॉर्नी बुशेस वगैरह है वो यहाँ पाए जाते हैं, है ना, ग्रीन जो प्लांट्स या ट्री है वो तो पाए नहीं जाते, उसी कटीले जो बुशेस है उसी का रूफ बनाया जाता है। मड से इसे क्यों बहुत ज़्यादा प्लास्टर किया जाता है, मड से क्यों हाउस को बनाया जाता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती, इतना हॉट एरिया होता है, तो ये जो मड जो होता है ना वो क्या करता है, गर्मी को सोखता है और अंदर जो घर है ना उसको कूल रखता है, ठीक है। इसीलिए जो मड होता है उसकी मोटी परत यहाँ पे दीवारों को बनाई जाती है, प्लास्टर किया जाता है मड से, ताकि अंदर जो है
कूल रहे। और डेजर्ट एरिया है, हॉट एरिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अपने घरों को वो मिट्टी के मतलब मिट्टी से पुताई करके, मिट्टी से बनाकर उसे अंदर क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। ठीक है। डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे पाए जाते हैं ये। स्नोई रीजन, हाई रेनफॉल और फॉरेस्ट रीजन, ये सब तो ठंड वाली जगह है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि अंदर को कूल रखा जाए, उल्टा यहाँ पे अंदर को गर्म रखने के लिए टेक्निक अपनाया जाता है। और ये जो मड जो है, मड का जो घर बनाया जाता है, वो घर को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये हॉट वाली जो रीजन है, डेजर्ट रीजन है, वहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब कि मरुस्थल क्षेत्र पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी से बचने के लिए, घर के अंदर को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए मड से उसे दीवारों को बनाया जाता है। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चन आज करते हैं। बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्वेश्चंस को, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।